हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लिम्फोमा, जो कि एक तरह से लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स का ही एक डिजीज है, जो कि मेनली ब्लड से रिलेटेड डिजीज है। हमारा जो लिम्फोसाइट्स होता है, ब्लड सेल्स होता है, लिम्फोसाइट्स टी सेल्स और बी सेल्स, मेनली जो इम्यून सिस्टम में हमारा वर्क करता है, उसी में एक तरह से कैंसरस होने का जो चांस होता है और कैंसर हो जाता है उसके वजह से, तो उसको बोलते हैं हम लोग लिम्फोमा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, लिम्फोमा क्या है। तो इट इज एन मैलिग्नेंट डिसऑर्डर। मैलिग्नेंट का मतलब कैंसर में आप लोग पढ़े थे, दो जैसे ट्यूमर होता था। एक ट्यूमर होता था हमारा बिनाइन और दूसरा होता था मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर का ही एक तरह से मानते थे कि कैंसर है। क्यों? क्योंकि वो स्प्रेड हो रहा था, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था और उसमें मेटास्टेटिस देखने को मिल रहा था। मेटास्टेटिस मतलब होता है कि एक जगह से दूसरा जगह इन्फेक्शन जाए, स्प्रेड हो, मतलब सेल में एक तरह से एबनॉर्मल ग्रोथ हो सेल का और उसमें मेटास्टेटिस देखने को मिले। मेटास्टेटिस मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह इन्फेक्शन, मतलब कैंसर फैल रहा है, तो उसको बोलेंगे मेटास्टेटिस। तो वही होता था कि जो बिनाइन था उसमें मेटास्टेटिस नहीं देखने को मिल रहा था और ना ही उसमें कैंसरस सेल था। लेकिन हमारा मेलिग्नेंट कैंसर जो था उसमें हम लोग को इन्फेक्शन देखने को मिल रहा था, कैंसर सेल देखने को मिल रहा था और एक तरह से मेटास्टेटिस देखने को मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह फैल सकता था। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर को ही कैंसर बोल देते थे या मान लेते थे कैंसर ये हो सकता है। उसी तरह से हमारा ये मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है। मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है तो इसमें क्या क्या देखने मिलेगा? इसमें कैंसरस सेल होगा, कैंसरस सेल होगा, हो सकता है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होगा ही। दूसरा हमारा पॉइंट आता है मेटास्टेटिस देखने को मिलेगा, मेटास्टेटिस देखने को मिलेगा। मेटास्टेटिस मतलब एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड भी होगा, तो ये एक तरह से कैंसर है। तो मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है? हमारा एक टाइप का डब्ल्यूबीसी है, हमारा एक टाइप का डब्ल्यूबीसी है लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी है व्हाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स टी सेल और बी सेल। तो टी सेल हमारा क्या करता है? एक तरह से मान सकते हैं कि जो हमारा कोई भी सेल किसी भी तरह का एंटीजन है उस पर अटैक करेगा, उसको कैंसर सेल को मारने का काम करेगा, लेकिन इन्फेक्शन से लड़ने का काम करेगा, डायरेक्ट उसको उस पर अटैक करेगा। फैगोसाइटिक नेचर का होता है। लेकिन हमारा बी सेल जो होता है, बी सेल जो होता है एक तरह से मेमोराइजिंग का काम करता है और एंटीबॉडी बनाने का काम करता है एंटीजन के अगेंस्ट। तो उसी को, यही दोनों सेल को मिला के हम लोग जैसे लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। हमारा ये लिम्फोसाइट एक तरह का डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल है। सिंपल मीनिंग हमारा डब्ल्यूबीसी है, जो कि इम्यून सिस्टम में काम करता है, किसी भी पैथोजन से, किसी भी एंटीजन से लड़ने का काम करता है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस आए हमारे शरीर में तो ये सबसे पहले लड़ेगा और एक तरह से एंटीबॉडी बनाने का काम करता है हमारा बी सेल। बी सेल एंटीबॉडी बॉडी के, मान लीजिए पहले कोई बीमारी आ गया, एक बार बीमारी आ गया तो उस चीज को दूसरा बार आएगा तो याद करके रखेगा, उसके विपक्ष में पहले से एंटीबॉडी बना लिया है, तो फिर वो आएगा तो उस पर अटैक कर देगा ही। तो लेकिन और टी सेल क्या करेगा? एक तरह से अटैक करने का काम करता है, डायरेक्ट फैगोसाइटिक नेचर का होता है, रेडिएशन अपना ये मारने का काम करता है, किल करने का काम करता है। लेकिन ये दोनों ही, मतलब इसी दोनों में कैंसर हो जाएगा तो इन्फेक्शन फिर आगे बढ़ता है, हमारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, हमारा हथियार ही जब खत्म हो जाएगा तो कैंसर होगा ही। उसके बाद डेट एराइज इन द लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम में एराइज होता है, खास करके जो हमारा डब्ल्यूबीसी है और लिम्फोसाइट्स है। तो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? लिम्फ नोड्स में दिखेगा। जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम में एक गांठ जैसा हमारा बहुत सारे होते हैं जो शरीर में होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बोलिए या इम्यून सिस्टम में आते हैं, जो कि हमारा ब्लड फिल्टर्स करने का काम करता है वहाँ पर एक तरह से। और एस्पिलिन, थाइमस, बोन मैरो यहाँ देखने को मिल सकता है। हमारा जो मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स है, मतलब कैंसरस हो रहा था, लिम्फोमा मतलब लिम्फोसाइट में एक तरह से कैंसर समझ सकते हो रहा है। उसके बाद इसका दो टाइप है
हॉडकिंस लिम्फोमा, दूसरा नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा। हॉडकिंस लिम्फोमा प्रेजेंट रीड स्टर्नबर्ग सेल। स्टर्नबर्ग सेल मतलब है कि एक तरह का हमारा सेल्स ही है, मतलब एक तरह से WBC मतलब कि सेल ही समझ लीजिए, टी सेल्स मतलब समझ सकते हैं इसको, एक तरह टाइप का टी सेल्स ही समझ सकते हैं, जिसमें कि हॉडकिंस लिम्फोमा में हमारा ये प्रेजेंट रहेगा, लेकिन नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा में ये प्रेजेंट नहीं रहेगा। और ये जो रहेगा स्पीड फास्ट करेगा, बहुत जल्दी फास्ट करेगा, और ये जो रहेगा धीरे धीरे फास्ट करेगा, मतलब धीरे धीरे मतलब ग्रो करेगा, और ये बहुत जल्द ग्रो करेगा। और ये जो है मोस्ट कॉमन यही देखा जाता है। उसके बाद इसका इसका जो स्टेज आता है, स्टेज होता है 1 2 3 4, कैसे मतलब काउज कर रहा है, शरीर पर इफेक्ट कर रहा है, तो ये अगले टॉपिक में बात करेंगे। ये चीज़ का अगला एक टॉपिक है, तो उस पर बात करेंगे इसका स्टेजेस और अच्छी तरह से विस्तार से। लेकिन जो मेनली जो इसके डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं उसका पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो इटोलॉजी और रिस्क फैक्टर जो हमारा है, इटोलॉजी मतलब काउज, या रिस्क फैक्टर आगे जाके क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ से इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो पहला वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि HIV के कारण हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को है, मतलब हेरिडेटरी या जेनेटिक्स में है, तो होने का चांसेस है। और काउजेज हो सकता है इम्यूनो डिफिशियंसी, मतलब इम्यून सिस्टम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स है तो उसके कारण, क्योंकि इम्यून सिस्टम का ही हमारा डिसऑर्डर्स है, तो वो होगा एक कंजेनाइटल, मतलब समझ सकते हैं कि बचपन से ही है, मतलब जन्मजात से है, या बाद में एक्वायर्ड हुआ, तो ये कारण हो सकता है। एक्सपोजर टू रेडिएशन, किसी भी रेडिएशन मतलब कि केमिकल एक्सपोजर के कारण हो, मतलब उसके अंदर आते हैं, या फिर हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी केमिकल इरिटेंट्स वगैरह के जो हार्मफुल सब्सटेंस केमिकल्स है उसमें आते हैं। जैसे कि ऑक्यूपेशन जिन लोगों का ज़्यादातर फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज में है, वहाँ पर केमिकल इरिटेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उसके कारण से भी हो सकता है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है सिम्टम्स। तो सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा, पेनलेस लिम्फ नोड में जो पेनलेस होगा, लेकिन इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, हमारा लिम्फ नोड जो होगा इनलार्जमेंट हो जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड फीवर, जो फीवर रहेगा वो एक्सपेक्टेबल हो सकता है, मतलब एक्सप्लेन्ड फीवर, इसमें कि मतलब कि कुछ कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा फीवर होगा, सीवियर फीवर देखने को मिल सकता है। वेट लॉस होगा, नाइट स्वेट्स देखने को मिलेगा, ईचिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, मतलब इसका जांच किस ढंग से कर सकते, जैसे लिम्फ नोड का बायोप्सी करा सकते हैं, उसके बाद CT स्कैन करवा सकते हैं, बोन मैरो का बायोप्सी करवा सकते हैं, CBC करवा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवा सकते हैं, एंड कोई भी जनरल ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या हम लोग देखते हैं, ट्रीटमेंट किस ढंग से करेंगे। तो कीमोथेरेपी जो हमारा कैंसर्स का एक तरह से हम समझ सकते हैं मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट है, कीमोथेरेपी करवा सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी, किसी भी स्पेसिफिक या जो हमारा लोकलाइज्ड डिजीज होता है उस पर हम लोग करते हैं। लोकलाइज्ड डिजीज मतलब एक तरह से जो हमारा लोकलाइज्ड होता है एक जगह, उस पर डायरेक्ट फोकस करके, मतलब उस टाइप से रेडिएशन डाल के हम लोग इलाज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी जगह कैंसर हो गया, तो यहाँ पर लोकलाइज्ड जो भी है इस पर ही स्पेसिफिक रेडिएशन दिया जाएगा, और उससे कैंसर सेल को मारा जाता है, किल किया जाता है, तो उसमें रेडियोथेरेपी उसी को बोलते हैं। तो उसमें उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जैसे कोई भी कैंसर में बोन मैरो अगर से रिलेटेड है, ब्लड कैंसर ही हो, तो उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा देते हैं। तो ये भी एक तरह से समझ सकते हैं, तो ब्लड का ही डिजीज है, WBC का है, तो WBC भी ब्लड में ही आता है, तो उसमें भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। और जैसे कि बात रही इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेशेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे और उसे इन्फेक्शन से दूर रखेंगे, ये सब कारण हो सकता है। एक तरह से इन्फेक्शन जो भी है कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस पूरा करेंगे, एडुकेशन प्रोवाइड करेंगे, फैमिली हिस्ट्री में क्या है नहीं है वो सारा फैमिली हिस्ट्री टैकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन जो भी मतलब है नर्सिंग मैनेजमेंट में कर सकते हैं। और उसको रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो भी चीज़ उसको उनको चाहिए वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो ये ही सब है, बेसिक यही है, और इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ आया। प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए।